हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। मैं हूं सृजल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसे आप शॉर्ट में FON भी बोलते हो। इसका प्रीवियस ईयर पेपर, और आपको पता ही होगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग तो जेनम फर्स्ट ईयर का ही होता है सब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं पेपर को। पहले एक बार आप इस पेपर को देख लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। पॉज करके आपको देखना है तो आप अच्छे से देख लीजिए, आंसर कर लीजिए, एक बार अपने से खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोग ने देख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा टिक दी करेक्ट ऑप्शंस होते हैं एक एक नंबर के 5, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, टर्म यूज फॉर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? तो कहीं भी अगर डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, ब्रीदिंग या डिफिकल्टी इन मेंस्ट्रुएशन कुछ भी होता है तो उसके आगे क्या होता है? डिस लगता है। वही सारे यहाँ ऑप्शन दिए हैं। ये डिसमेनोरिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। डिस्पीनिया होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यही पूछा गया था, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन। डिस्फेजिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, ठीक है। बाकी ये अपना आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एब्सेंस ऑफ मिक्टुरेशन। अगर एब्सेंस है तो एब्सेंस के लिए ठीक है, एब्सेंस के लिए हमारा प्रीफिक्स लगता है ए, ठीक है। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन में ए लगा हुआ है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपको मतलब पता होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ मिक्टुरेशन यानी कि अगर यूरिन आउटपुट 0 है तो वहाँ पे हम उसे टर्म देते हैं ए यूरिया। अगर यूरिन में पस आ रहा है, ठीक है, पस इन यूरिन, तो उसे हम पाईयूरिया बोलते हैं। ओलिगो यूरिया कब बोला जाता है आपको ये पता होना चाहिए। तो ओलिगो यूरिया जब हमारे यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, कितने से कम हो जाता है? तो 400 ml से कम हो जाता है, ठीक है। 400 ml से जब कम हो जाता है यूरिन आउटपुट, तब हम बोलते हैं ओलिगो यूरिया। डिसयूरिया यानी कि डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, ओके, ये भी लिख देता हूँ मैं, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। आप कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। जो भी मैं टर्म्स बता रहा हूँ इसको लिखते रहना, ये क्योंकि रिपीट होते हैं हर साल। इनमें से ही कोई ना कोई टर्म आपके आएगा एग्जाम में, तो वो आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। आप इजीली आंसर कर लोगे, इसीलिए आप लिखते जाओ मेरे साथ में। टर्म यूज फॉर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। एब्सेंस है तो ए होगा, ठीक है, प्रीफिक्स में। तो ये वाला ए तो आप एलिमिनेट कर दो, साइनोसिस। वैसे साइनोसिस का मतलब क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, और ब्लड के लिए क्या सफिक्स में हमारा सफिक्स में लगता है ईमिया लगता है, ठीक है। ब्लड के लिए ईमिया लगता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन आप ऐसे प्रीफिक्स सफिक्स देख के भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा। अगर बॉडी के अंदर टिश्यूज के अंदर बात की जाती है, अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस होता तो एनोक्सिया बोलते हैं, ठीक है, सी वाला। बट यहाँ पे ब्लड की बात की जा रही थी तो एनोक्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स। इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स को हम क्या बोलते हैं? तो इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स के लिए टर्म होता है हमारा जिंजीवाइटिस, ठीक है, जिंजीवाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसोम्निया मीन्स। इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, ठीक है, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है स्लीप वाला, इनएबिलिटी टू स्लीप, ठीक है, इंसोम्निया। नेक्स्ट ये हमारा हो गया टिक दी करेक्ट। अब हम देखते हैं राइट एंड रॉन्ग या ट्रू फॉल्स। जो आप सिंपली बचपन से बोलते आ रहे हो वही बोलो, ज्यादा ठीक रहेगा। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, अभी अभी मैंने बताया, ऊपर के ऑप्शन में आया था साइनोसिस। हाँ, तो ये क्या है? ट्रू है, अभी अभी मैंने आपको बताया है। ओटोस्कोप इज यूज्ड फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। तो ओटो प्रीफिक्स किसका होता है? ईयर के लिए होता है, ठीक है। ठीक, ईयर के एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाएगा, ना कि रेक्टल। रेक्टल के लिए हमारा कौन सा होता है?
प्रोक्टोस्कोप यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है डिक्रीज हार्ट रेट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया, नहीं ये भी फॉल्स है। अब इसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। देखिए हार्ट रेट जब भी इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज किया तो उसके हम बोलते हैं टैकीकार्डिया, ठीक है। टैकीकार्डिया और हार्ट रेट जब भी डिक्रीज करता है, डिक्रीज होता है, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, सॉरी ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। अब अगर बात की जाए कितने से बढ़ जाता है, तो 100 बीपीएम से बढ़ जाता है तो उसे हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, और 60 बीपीएम से कम हो जाते हैं। बीपीएम का मतलब आप समझते हो, बीट पर मिनट, ठीक है, बीट पर मिनट। तो टैकी का आप ऐसे याद रखना, टॉप हमेशा ऊपर होता है, और ब्रेडिकार्डिया बॉटम से याद रखना, बी, ठीक है। टैकी और ब्रेडिकार्डिया टॉप एंड बॉटम, तो टॉप ऊपर वाला और बॉटम वाला। बाकी ये टर्म याद रखना, इतना नंबर याद रखना कि 100 बीपीएम और 60 बीपीएम, ठीक है, तो इससे आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अडल्ट इज 120/80 mm ऑफ Hg, हाँ तो ये ठीक है। एवरेज जो ब्लड प्रेशर होता है एडल्ट के अंदर वो 120/80 mm Hg ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज्ड टू टेस्ट विजन, नहीं विजन का टेस्ट करने के लिए हम ट्यूनिंग फॉर्क का यूज नहीं करते हैं। विजन का टेस्ट करने के लिए स्नेलेंस चार्ट होता है, और भी बाकी आजकल तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, ठीक है। स्लिट लैंप होता है जिससे हम यूज करके आई का टेस्ट करते हैं, और ट्यूनिंग फॉर्क का यूज करके हम किसका टेस्ट करते हैं, ईयर का, ठीक है, हियरिंग, ठीक है, हियरिंग का टेस्ट करते हैं, तो ये भी हमारा फॉल्स हुआ, ठीक है। ये राइट एंड रॉन्ग हो गया हमारा, ट्रू फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फिलिंग दी ब्लैंक्स, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक अभी आपको यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में बताया ना कि हमेशा बीपी कैसे लिखा जाता है, ये 120/80, तो ये जो ऊपर वाला होता है ये सिस्टोलिक होता है, और नीचे वाला जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। तो इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं पल्स प्रेशर, ठीक है, पल्स प्रेशर बोलते हैं। तो नॉर्मल रेंज भी आप यहीं देख लो, 120 में से 80 माइनस कर लो तो ये कितना होता है 40 mm Hg, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर हैज कलर बॉडी, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर की किस कलर की बॉडी होती है, तो ब्लैक कलर की होती है। आपने देखा होगा अगर आप हॉस्पिटल में गए होगे तो ब्लैक कलर की ही बॉडी होती है। फॉर्मूला टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला तो हमारा ये होता है F इज इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, बट यहाँ पे ये वाला नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा। यहाँ पे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, और ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है, तो अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए सेल्सियस के टर्म्स में, तो ये कितना हो जाएगा F-32 हो जाएगा, ठीक है। 32 उधर चला गया, प्लस था इधर तो इधर माइनस हो गया, इधर 9/5 था तो इधर जाएगा तो 5/9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पस इन यूरिन, अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में ही बताया था आपको, पाईयूरिया बोलते हैं इसे, पस इन यूरिन को। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, ठीक है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आप देख लीजिए पहले क्वेश्चन एक बार अच्छे से, ठीक है। इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें से आपको 4 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आंसर करना।
ठीक है, इसमें क्या है, आपको 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं, 6 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कौन से इजी क्वेश्चंस हैं और कौन सा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको करने के लिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स पूछा है पहले क्वेश्चन में। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अच्छे से पता होता है। हाँ, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, असेसमेंट होता है, ठीक है, और कोलैबोरेशन करना होता है और सारे हेल्थ वर्कर से, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना होता है, ये सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है, आप वही लिखना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल। अब फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल क्या है, ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। कंफर्ट डिवाइस हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, या पता हो तो सारे के सारे ना पता हो, तो ये ठीक है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप इसको भी एक अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या होता है, बेड क्रेडल्स, एयर कुशन, पिलो, फुट रेस्ट, यही सब होता है। हेल्थ और एजुकेशन ऑन ओरल हाइजीन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, हेल्थ एजुकेशन देना, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन हेल्थ। हेल्थ में एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस रहता है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, आपका बॉडी वेट को मैनेज करने के लिए, और भी ये बहुत सारे पॉइंट्स आप सोच सोच के लिख सकते हो। ये भी इजी क्वेश्चन था। बेसिक ह्यूमन नीड्स आपको बहुत अच्छे से मास्लो हायरार्की नीड पढ़ाया जाता है, तो उसके थ्रू आपको पता होगा बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो ये भी अटेम्प्ट किया जा सकता था। ऐसा नहीं, कंफर्ट डिवाइस वाला बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, बट मैंने इसको इसलिए मार्क किया क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को सारे याद नहीं रहते हैं, ठीक है, कुछ कुछ वो भूल जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आंसर तो हम लोग सारे करेंगे इसमें, ठीक है, 6 के 6 को हम आंसर करेंगे। तो पहला है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, ठीक है। तो नर्स की क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। पहला पॉइंट देखिए आप, हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना, पेशेंट को जितना भी मतलब जितने भी फैक्टर्स होते हैं केयर प्रोवाइड करने के, सारा पेशेंट को प्रोवाइड करना। एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशंस को, ठीक है। मॉनिटर करना पेशेंट कंडीशन एंड वाइटल साइंस, मैंने बताया आपको, असेसमेंट करना, ठीक है। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली ऑन हेल्थ, वही हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। कोऑर्डिनेट विथ हेल्थ केयर टीम, बाकी जो हेल्थ केयर टीम है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना और एक साथ काम करना। मेंटेन एक्यूरेट पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है, पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना। फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस होती हैं उन्हें फॉलो करना ताकि पेशेंट को और उन्हें खुद को इन्फेक्शन ना हो। ऑफर इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये पहला आंसर था हमारा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सेज। मैंने पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा शॉर्टली लिखा हुआ है, आप इसको और ज़्यादा पहले आप पॉइंट्स बना लेना, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेना अपने से। फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल की क्या फंक्शन रहते हैं। पहला तो पेशेंट केयर, पेशेंट केयर के अंदर क्या करना है, प्रोवाइड करना है ट्रीटमेंट, नर्सिंग केयर टू द सिक एंड इंजर्ड पर्सन, ठीक है। डायग्नोसिस करना, ठीक है, जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वेरियस डिजीजेस की आइडेंटिफाई करने के लिए वो करना। ट्रीटमेंट करना, जो मेडिकल सर्जिकल रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करना। देन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन किसका, प्रमोट हेल्थ एजुकेशन एंड प्रिवेंटिव केयर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले से जैसे डिजीज होने से पहले उसका हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। तो वहाँ पे हम क्या है, कोई भी डिजीज कंडीशन है उसके बारे में लोगों को बताते हैं, वो कैसे फैलती है, उससे कैसे बचा जा सकता है, तो वही प्रिवेंटिव केयर होती है, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन एंड प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करना पेशेंट को नहीं किया जाता है वैसे, उसको हुआ नहीं होता है, जैसे कम्युनिटी एरियाज में जाके हम लोग करते हैं हम, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन, तो वो है। ट्रेनिंग, एजुकेट एंड ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो स्टूडेंट नर्सेस होती हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं उनको। रिसर्च करते हैं यहाँ पे, कंडक्ट मेडिकल रिसर्च टू इम्प्रूव केयर, ठीक है। रिहेबिलिटेशन यानी कि सपोर्ट पेशेंट टू रीगेन हेल्थ एंड फंक्शन। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है आपको पता है, रिहेबिलिटेशन जैसे कि मान लो कोई पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हो गया, वो चल फिर नहीं पा रहा था,
बट उसको क्या करते हैं, रिहैबिलिटेट करते हैं, धीरे 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 करके उसको एक्सरसाइज करवाते हैं, चलना उसको वापस से सिखाते हैं, तो क्या होता है वो रिहैबिलिटेशन होता है। या फिर मान लो कोई पेशेंट है जो अल्कोहलिक है, तो उसको क्या करना, वापस से उसको वापस से हमें नॉर्मल स्टेट में लाना, उसके अल्कोहल को छुड़वाना, ये रिहैबिलिटेशन में आता है। नेक्स्ट है आंसर नंबर 3, कंफर्ट डिवाइसेस था, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं कंफर्ट डिवाइसेस होते क्या हैं। तो कंफर्ट डिवाइसेस आर आर्टिकल्स यूज टू प्रोवाइड कंफर्ट, रिलीफ प्रेशर, मेंटेन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट फॉर पेशेंट, ठीक है। तो कंफर्ट डिवाइसेस ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं कंफर्ट, प्रेशर रिलीफ करते हैं, जैसे प्रेशर सोर्स प्रिवेंट करने के लिए हम एयर कुशंस का यूज करते हैं, मेंटेन करते हैं बॉडी प्रॉपर अलाइनमेंट, यानी कि बॉडी का एक प्रॉपर जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स और उसके यूजेस अब हम देखते हैं। एग्जांपल क्या है, पहला पिलो। पिलो क्या कहता है, सपोर्ट बॉडी पार्ट्स एंड मेंटेन पोजीशन, ठीक है। बैकरेस्ट, बैकरेस्ट क्या कहता है, प्रोवाइड सपोर्ट व्हाइल सिटिंग इन बेड, ठीक है, सिटिंग अप इन बेड। फुट रेस्ट क्या कहता है, प्रिवेंट फुट ड्रॉप एंड सपोर्ट लेग। फुट रेस्ट क्या कहता है, पैर को जमीन पे गिरने से रोकता है और सपोर्ट करके रखता है लेग को। बेड क्रेडल्स, बेड क्रेडल्स आपने देखा होगा, जैसे बेड के ऊपर एक डोम शेप का हम एक मोस्टली लोहे का ही स्ट्रक्चर होता है, आयरन का स्ट्रक्चर होता है, उसको लगा दिया जाता है, उसके ऊपर से जो भी चादर होता है, ब्लैंकेट होता है, उसको पेशेंट के ऊपर ढका जाता है। ये ज़्यादातर आपका उसमें बर्न वार्ड में यूज किया जाता है, ठीक है। कीप्स बेड लिनन ऑफ इंजर्ड एंड पेनफुल एरियाज, क्योंकि बर्न के जो पेशेंट होते हैं तो उनको क्या होता है, उनके ऊपर नहीं ढका जाता है क्योंकि उससे स्किन चिपक सकती है उसके अंदर, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता। तो वहाँ पे बेड क्रेडल्स लगा के फिर ब्लैंकेट वगैरह उड़ाया जाता है। देन है एयर कुशन। एयर कुशन और रिंग रिलीव्स प्रेशर ऑन बोनी एरियाज, ठीक है। ये जहाँ जहाँ पे बोनी एरियाज हैं जो डायरेक्टली बेड के कांटेक्ट में होते हैं, तो वहाँ पे एयर कुशंस को रखा जाता है ताकि वहाँ का जो प्रेशर है वो कम हो सके और बेड सोर प्रिवेंट हो सके। सैंडबैग, सैंडबैग क्या करता है, मेंटेन बॉडी पार्ट इन फिक्स पोजीशन, ठीक है, ये बॉडी पार्ट को फिक्स पोजीशन में करता है। नी रेस्ट, नी रेस्ट क्या है, सपोर्ट नीज इन फ्लेक्स पोजीशन, ठीक है। फ्लेक्स पोजीशन यानी कि सीधा रखने में अपने घुटनों को हेल्प करता है। हॉट वाटर बॉटल, हॉट वाटर बॉटल क्या होता है, प्रोवाइड्स वार्मथ एंड रिलीफ पेन, इससे क्या होता है, थोड़ा सा गर्मी मिलती है और रिलीव होता है पेन। आंसर नंबर 4, हेल्थ एजुकेशन ऑन ओरल हाइजीन, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन ओरल हाइजीन पे ये कहते हैं शॉर्ट आंसर थे, इसलिए मैं इसको ब्रीफली आपको समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, बाकी आपको तो आता ही होगा आंसर कैसे लंबे बनाते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। हेल्थ एजुकेशन ओरल हाइजीन का आप क्या दोगे, ब्रश टीथ ट्वाइस डेली, ठीक है, दिन में 2 बार आप ब्रश करिए, मॉर्निंग एंड बिफोर बेड टाइम है, सोने से पहले। और आपका टूथपेस्ट क्या होना चाहिए, फ्लोराइड वाला होना चाहिए, उसके अंदर फ्लोराइड प्रेजेंट होना चाहिए। फ्लोराइड किससे प्रिवेंट करता है, कौन सी डिजीज कंडीशन से, वो आप मुझे बताना। यूज प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, ठीक है, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक का आप यूज करिए, ब्रश इन सर्कुलर मोशन फॉर एट लीस्ट 2 मिनट्स, ओके। क्लीन टंग डेली, रिमूव बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट बैड ब्रीथ। फ्लॉस रेगुलरली, फ्लॉस मतलब पता है, उस धागे से जो है दांतों के बीच में अगर कुछ पार्टिकल्स फंसे रह जाते हैं फूड के, तो उनको निकालना, ठीक है। क्लीन बिटवीन टीथ टू रिमूव फूड पार्टिकल्स, ओके। रिंस माउथ आफ्टर मील्स, ठीक है, यानी कि आपको एक बार कुल्ला कर लेना है खाना खाने के बाद में, ठीक है। अवॉइड शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स, ठीक है, शुगर और शुगरी फूड्स और ड्रिंक्स क्या होती है, ये हमारे दांतों को गलाने में ज़्यादा हेल्प करती है, सड़ने लग जाते हैं दांत ज़्यादा अगर इनका आप कंजम्पशन लेते हो और ब्रश अच्छे से नहीं करते तो दांत सड़ने के चांसेस होते हैं।
विजिट डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बारी डेंटिस्ट के पास जाइए 6-6 महीने पे, फॉर चेकअप एंड प्रोफेशनल क्लीनिंग। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, अच्छे से आप पानी पीजिए जिससे कि आपका मुंह होगा जो नेचुरली क्लीन रहेगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज क्या क्या होता है हेल्थ के अंदर। इम्प्रूव्स फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथन मसल बोन एंड जॉइंट, ठीक है, आप अगर एक्सरसाइज करते हो उससे क्या होती है, आप फिजिकली फिट रहते हो, आपकी मसल्स बोन्स ये क्या होती हैं, थोड़ी स्ट्रांग रहती हैं। इनहेंस कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अच्छा करता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, तो आप जब भी एक्सरसाइज करते हो वहाँ पे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होता है, आपका हार्ट रेट थोड़ा सा इंक्रीज होता है, तो इससे क्या होता है, चांसेस कम होते हैं हार्ट डिजीज के, ठीक है, और अच्छे से बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। कंट्रोल वेट, ठीक है, वेट को मेंटेन करने के लिए भी एक्सरसाइज ज़रूरी है। एक्सरसाइज से क्या होता है, कैलोरीज बर्न होती हैं, तो उससे आपका वेट भी मेंटेन रहता है। बूस्ट मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए भी एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, एंजाइटी रिड्यूस होगी, डिप्रेशन कम होता है, ठीक है। आप कभी भी जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके अंदर क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तेजी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे क्या होता है, आपकी एंजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस ये सब क्या होगा, कम होगा, इसीलिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। इंक्रीज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बढ़ाता है, ठीक है। इम्प्रूव्स डाइजेशन, डाइजेशन अच्छा रहता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, ठीक है। प्रमोट्स बेटर स्लीप, कुछ लोगों को क्या होता है, सोने में प्रॉब्लम होती है, रात में नींद नहीं आती है, तो वो लोग अगर एक्सरसाइज करते हैं अच्छे से, उससे क्या होता है, उनकी बॉडी थोड़ा सा थकती भी है और अच्छे से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उससे नींद बहुत अच्छी आती है उनको। प्रिवेंट्स लाइफस्टाइल डिजीजेस, जैसे कि कुछ जो लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं, जैसे जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल ऑक्युपाई कर लेते हैं, एकदम बस बैठ के ही काम करना, हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं है, बस डेस्क जॉब करते हैं जो लोग, उनके अंदर क्या होता है, रिस्क होता है डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, ओबेसिटी का, तो ये उससे भी आपको प्रिवेंट करती है एक्सरसाइज, इसीलिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 30 मिनट्स आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब इसमें ये नहीं है कि एकदम दौड़ना ही है, आप आराम से वॉक भी कर सकते हो, थोड़ा सा फास्ट वॉक कर सकते हो, आप ब्रिस्क वॉक करो रेगुलरली 30 मिनट्स, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बेसिक ह्यूमन नीड्स, बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या है, मास्लो हायरार्की नीड याद करो, ठीक है, वही से। तो definition, basic human needs are essential requirements necessary for survival, health, well-being and of an individual। basic needs ऐसी needs होती हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती हैं जिंदा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बेसिक नीड देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू मास्लो, ठीक है, मास्लो हायरार्की नीड आपने पढ़ा होगा। फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या आएगा आपका, फूड, वाटर, एयर, स्लीप, शेल्टर, क्लोथिंग, ठीक है, ये सब आपकी क्या हो, बेसिक नीड्स हुई, फूड, वाटर, एयर, स्लीप, शेल्टर एंड क्लोथिंग। देन फिर क्या है, सेफ्टी नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स क्या होती हैं, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन डेली लाइफ। नेक्स्ट है लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है, इमोशनल रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ये सब आपकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग फुल पोटेंशियल, क्रिएटिविटी एंड पर्सनल ग्रोथ, ये क्या होता है, लास्ट वाला जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये मोस्टली लोगों में नहीं आता है, ठीक है, एकदम लास्ट में उनकी जब बहुत ज़्यादा एज हो जाएगी तभी आता है ये, कुछ लोगों में तो तब भी नहीं आता, ठीक है। अचीविंग फुल पोटेंशियल, क्रिएटिविटी एंड पर्सनल ग्रोथ, मतलब उसको ऐसा लगे कि उसने जितना उसके अंदर पोटेंशियल था उसने उतना अचीव कर लिया,
ऐसा कभी किसी को नहीं लगता है, सबको ये लगता है कि मेरे पास कोई ना कोई चीज़ की कमी ही है। तो ये मास्लो हायरार्की नीड था, ये यहाँ से ऑर्डर है इधर से इधर की तरफ, ठीक है। ये बेसिक टू ये एडवांस्ड नीड्स, ठीक है। तो बेसिक नीड्स में तो मेनली यही आता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फूड, वाटर, एयर, स्लीप, शेल्टर, क्लोथिंग, और ये भी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे भी 6 क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एनीमा, ठीक है। तो एनीमा क्या होता है? एनीमा is the introduction of liquid into the rectum and colon through anus for cleansing, थेरेपेटिक, डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है। तो एनीमा क्या होता है? एनीमा एक तरह का फ्लूइड होता है जिसे हम एनस के थ्रू हम रेक्टम और कोलन के अंदर इंसर्ट कराते हैं, जिससे क्या होता है, अगर मान लो कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो वो क्या होता है, लूज होता है और वहाँ से क्लीन हो जाता है। या फिर थेरेपेटिक पर्पस है, मान लो कोलन के अंदर कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, उसके लिए देते हैं हम लोग, उसके अंदर मेडिसिन मिली हुई होती हैं। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कैसे, कि मान लो उसके अंदर हम क्या देते हैं, बेरियम देते हैं। बेरियम क्या होता है, एक रेडियो हमारा उसके अंदर क्या होता है, एक्सरे के अंदर विजिबल सब्सटेंस होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। तो उससे क्या होता है, हमारा कोलन और रेक्टम वगैरह विजुअलाइज हो जाता है अच्छे से, तो उसके लिए देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनीमा। एनीमा कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। 5 टाइप्स यहाँ पे मैंने दिए हैं, ठीक है। पहला है क्लींजिंग एनीमा। एनीमा क्या है, ये क्लीन करने के लिए, बोवेल को क्लीन करने के लिए, जैसे कि हमारा सोप वाटर एनीमा हो गया, फिर नॉर्मल सलाइन एनीमा हो गया। नेक्स्ट है रिटेंशन एनीमा। ये क्या होता है, रिटेन रहता है, यानी कि वो अगर हमारे बोवेल के अंदर चला गया तो वहां पे वो रिटेन रहेगा, वो वापस बाहर नहीं जाएगा। ये ऑयल बेस्ड होता है, ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ स्टूल, ऑयल एनीमा, ठीक है, ऑयल एनीमा का यूज किया जाता है, सॉफ्टनिंग ऑफ स्टूल। कार्मिनेटिव एनीमा, कार्मिनेटिव एनीमा इसका यूज किया जाता है टू रिलीव गैस एंड ब्लोटिंग। मेडिकेटेड एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा क्या होता है, इसके अंदर हम ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कि हमारा स्टेरॉइड एनीमा फॉर कोलाइटिस। कोलाइटिस क्या होता है, कोलन्स की इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं, तो वहाँ पे स्टेरॉइड एनीमा दिया जाता है ताकि इन्फ्लामेशन को कम किया जा सके। डायग्नोस्टिक एनीमा, डायग्नोस्टिक एनीमा क्या होता है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम इसे देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, बेरियम एनीमा दिया जाता है एक्सरे को विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है, कोलन्स को एक्सरे के अंदर। अब इसके हम पर्पस देख लेते हैं, इस नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। पर्पस ऑफ एनीमा, एनीमा का क्या क्या पर्पस होता है, टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन ऑफ फीकल इम्पेटेंसी, इन्फेक्शन, ठीक है, टू क्लींस बॉवेल बिफोर सर्जरी, डिलीवरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। कुछ सर्जरीज के पहले, मतलब मोस्टली सर्जरीज के पहले, डिलीवरी के पहले और डायग्नोस्टिक टेस्ट के पहले क्या किया जाता है, वोवेल को क्लीन करना होता है, तब एनीमा दिया जाता है। टू रिलीव गैस एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है। जैसे जितने टाइप्स पढ़े वो जिस जिस चीज के लिए यूज किए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे उसका पर्पस भी दिया हुआ है। टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन लोकली टू सॉफ्टन हार्डन फीकल मैटर, ठीक है। सोप वाटर एनीमा, सोप वाटर एनीमा क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ क्लींजिंग एनीमा where mild solution of soap and warm water is introduced into the rectum to stimulate peristalsis and evacuate the bowel, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्लींजिंग एनीमा होता है, जिसमें क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है सोप और वार्म वाटर का, जिसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं रेक्टम के अंदर, जिससे कि क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्टिमुलेट होता है, यानी कि तेज होता है, और हमारा बोवेल खाली हो जाता है, ठीक है, इवैक्यूएट द बॉवेल। प्रोसीजर इसका क्या रहता है,
तो इसके अंदर सोल्यूशन सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना होता है 1 लीटर ऑफ वार्म वाटर, उसके अंदर 5 ml सोप सोल्यूशन मिक्स किया जाता है। फिर पेशेंट को क्या किया जाता है, पोजीशनिंग की जाती है। पेशेंट को कौन सा पोजीशन दिया जाता है, सिम्स पोजीशन दिया जाता है। इक्विपमेंट्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एनीमा कैन चाहिए, ट्यूबिंग चाहिए, रेक्टल नोजल चाहिए, लुब्रिकेंट चाहिए इंसेट कराने के लिए रेक्टम के अंदर, और सोप सोल्यूशन चाहिए जो हमने एनीमा प्रिपेयर करना है। ठीक, तो ये प्रोसीजर रहता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन डेक्यूबिटस अल्सर। डेक्यूबिटस अल्सर को हम और किस नाम से जानते हैं, पहले वो जान लीजिए आप। तो डेक्यूबिटस अल्सर और किस नामों से जाना जाता है, बेड सोर बोलते हैं इसको हम, ठीक है, बेड सोर, या फिर इसी को हम प्रेशर सोर भी बोलते हैं, प्रेशर सोर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी अब हम डेफिनेशन देखते हैं। डेक्यूबिटस अल्सर आल्सो नोन एज प्रेशर अल्सर और बेड सोर, ठीक है, यहाँ दिया हुआ था, is an area of localized damage to skin and underlying tissue caused by prolonged pressure, shear or friction usually over bony prominences। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लोकलाइज डैमेज होता है स्किन या फिर उसके जो अंदर टिश्यूज होते हैं, स्किन के अंदर के टिश्यूज को, किस वजह से होता है, तो प्रोलॉन्ग प्रेशर, अगर बहुत ज़्यादा देर तक किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर रहेगा, फ्रिक्शन होगा, शेयर होगा, तो हो जाता है। ये मेनली कहाँ पे होता है, जहाँ पे बोन्स, जैसे हमारे जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट हो गया है, एंकल जॉइंट हो गया, बाकी पीछे का जो हमारा बैक वाला एरिया हो गया, वहाँ पे ये सब ज़्यादा प्रोन होता है। प्रिवेंशन ऑफ डेक्यूबिटस अल्सर, तो इसके प्रिवेंशन के लिए आपको क्या क्या करना होता है वो आप देख लीजिए, ठीक है। फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजिंग, हर मतलब पेशेंट की पोजीशन क्या करना है, हर 2 घंटे पे चेंज करनी है, जिससे कि एक पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर ज़्यादा देर तक ना पड़े। यूज दी सपोर्ट डिवाइसेस, सपोर्ट डिवाइसेस वही जो अभी मैंने आपको बताया, कंफर्ट डिवाइसेस का यूज़ करेंगे, एयर मैट्रेस का यूज़ करेंगे, वाटर बेड्स का यूज़ करेंगे, और जो एयर कुशंस होते हैं जहाँ जहाँ पे प्रेशर एरिया होता है उसमें आपको रखना होता है। स्किन केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कीप स्किन क्लीन, ड्राई एंड मॉइस्चराइज्ड, अवॉइड एक्सेसिव फ्रिक्शन ड्यूरिंग हैंडलिंग, ठीक है, ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। न्यूट्रिशन, प्रोवाइड अ प्रोटीन रिच डाइट विद विटामिन ए, सी, जिंक टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, ठीक है, हाई प्रोटीन रिच डाइट देंगे, ठीक है, विटामिन होने चाहिए, ए, सी एंड जिंक, मतलब अच्छी डाइट देनी होगी। हाइड्रेशन, इनकरेज एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक टू मेंटेन स्किन टर्गर, ठीक है, ज़्यादा या फ्लूइड इनटेक रहेगा तो ही स्किन अच्छी रहेगी, ठीक है। हाइजीन, नेक्स्ट पॉइंट है हाइजीन, क्लीन एंड ड्राई द स्किन आफ्टर इनकॉन्टिनेंस पीरियड, यूज बैरियर क्रीम्स इफ नीडेड। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एंड ROM एक्सरसाइजेस, प्रमोट एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, ठीक है, रेंज ऑफ मूवमेंट, ROM रेंज ऑफ मूवमेंट टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, सर्कुलेशन वहाँ पे अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाते रहना है, मसाज करना, ये सब चीज़ों से हो जाएगा। अवॉइड शेयरिंग फोर्सेस, लिफ्ट पेशेंट ड्यूरिंग रिपोजिशनिंग, पेशेंट को क्या करना है, उठा के रिपोजिशन करना है, ड्रैग करना, मतलब घसीटना नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्ट स्किन डेली, रेगुलर एसेस स्किन ओवर बोनी प्रोमिनेंसेस फॉर रेडनेस एंड स्वेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन केयरिंग पेशेंट विद डेक्यूबिटस अल्सर, यानी कि नर्सिंग केयर क्या क्या प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले असेसमेंट, इंस्पेक्ट एंड डॉक्यूमेंट द साइज, लोकेशन, डेप्थ, स्टेज, कलर, ड्रेनेज, ऑर्डर ऑफ द अल्सर, यानी कि अल्सर के बारे में पूरा वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करना है, इंस्पेक्ट करना है, असिस्ट करना है साइंस ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि अगर रेडनेस है, वार्मथ है, स्वेलिंग है, पस है, मॉनिटर पेन लेवल एंड इवेल्युएट मोबिलिटी स्टेटस, ठीक है। वुंड केयर,
वुंड केयर प्रोवाइड करना है, अगर अल्सर हो गया है तो उसे हमें क्लीन करना है नॉर्मल सलाइन से, प्रिस्क्राइब एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज करना है, अप्लाई अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग्स, ठीक है, ड्रेसिंग करना है उस साइड पे, मेंटेन अ मॉइस्ट वुंड environment for healing, debride नेक्रोटिक टिश्यूज, अच्छा मतलब जो टिश्यूज जो सड़ गए हों उनको वहां से निकाल देना है। फॉलो एसेप्टिक टेक्निक्स ड्यूरिंग ड्रेसिंग चेंज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, तो वो तो एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करना ही होता है, हैंड वॉशिंग करना है ग्लव्स पहनने के बाद ही जो भी मतलब ड्रेसिंग करनी है वो प्रोवाइड करना है। प्रेशर रिलीफ, रिपोजिशन पेशेंट एवरी 2 आवर्स इन बेड, एवरी 50 मिनट इन चेयर, ठीक है, पेशेंट को क्या करना है हर 2 घंटे पे बेड पे जो है उसकी पोजीशन चेंज करनी है, और अगर चेयर पे है तो उसे हर 15 मिनट पे उसकी पोजीशन चेंज करनी है। यूज प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस लाइक एयर मैट्रेस, हील प्रोटेक्टर्स, इन सब का यूज करना है। अवॉइड पोजिशनिंग डायरेक्टली ऑन दिस अल्सर साइट, यानी कि अगर मान लो अल्सर हो गया है तो वहाँ पे डायरेक्टली नहीं पोजीशन, अल्सर पे पोजीशन नहीं देना, उसको दूसरा जो भी पोजीशन होगा वो यूज किया जाएगा। न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट दिया जाएगा विद विटामिन्स। विटामिन सी क्या होती है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए विटामिन सी हम प्रोवाइड करेंगे। विटामिन सी ज़्यादातर जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, यानी जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। Encourage fluid unless contraindicated. Pain management, administer analgesics as prescribed. Handle the ulcer area gently during dressing changes and repositioning. प्रेशर जहाँ पे भी अल्सर हुआ है उस एरिया को जो है बहुत आराम से डील करना है हमें। Patient and family education, teach patient and caregiver about position changing, skin inspection and nutrition, explain how to use support devices and maintain hygiene, ये सब हम पेशेंट के फैमिली को बताएंगे। इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए वही हैंड वॉशिंग, ग्लव्स, ये सब का यूज़ करेंगे। बाकी हम जो इन्फेक्शन के साइंस होते हैं जैसे फीवर, एलिवेटेड WBC, ये सब चीज़ें हम उसके मॉनिटर करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा PPE से, तो उसको हमने सॉल्व किया है यहाँ पे। PPE क्या होता है, PPE का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसके अंदर क्या आती हैं, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। PPE is specialized clothing or equipment worn by healthcare worker or individual to protect them from exposure to infectious agent, harmful chemical और फिजिकल हैजार्ड ड्यूरिंग पेशेंट केयर और अदर एक्टिविटीज। यानी कि PPE क्या होती है, एक तरह की स्पेशल क्लोथिंग होती है, इक्विपमेंट्स होता है जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स पहनते हैं खुद को बचाने के लिए इन्फेक्शन के एक्सपोजर से, हार्मफुल केमिकल से और फिजिकल हजार्ड से, ठीक है, पेशेंट की केयर प्रोवाइड करते टाइम। इसके अंदर क्या क्या आएगा, आपका ग्लव्स, मास्क, आई प्रोटेक्शन, गाउन, एप्रन, शू कवर, हेड कवर, ठीक है, ये सब क्या है PPE है। तो ग्लव्स क्या होता है, हमारे हाथ को प्रोटेक्ट करके रखता है कंटामिनेशन से। मास्क क्या है, हमारे माउथ एंड नोज को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचाता है। आई प्रोटेक्शन, जैसे कि मान लो कोई प्रोसीजर हो रहा है उसके टाइम अचानक से कुछ उड़ के ना आ जाए ना आँख में, कोई लिक्विड ना आ जाए, कोई केमिकल ना आ जाए, उसके लिए वो आँख को बचाता है, इसलिए आई प्रोटेक्शन यूज़ करना होता है। गाउन एंड एप्रन, प्रोटेक्ट करना होता है स्किन और क्लोथ्स को। शू कवर, जो भी फुटवेयर होता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, बाहर से आ रहे हो तो वहाँ पे कवर लगा लोगे तो बेस्ट रहेगा। हेड कवर, हेड कवर हेयर और स्काल्प को कवर करके रखेगा, और वो जैसे हेयर लॉस होता है किसी का तो वो भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, ठीक है, जैसे हेयर किसी मान लो सर्जरी के अंदर पड़ गया पेशेंट के अंदर तब इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, इसलिए वो उससे बचाता है हेड कवर। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड था क्वेश्चन, उसका आंसर है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज अ इमीडिएट केयर गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव्स। इट्स इम्पोर्टेंस इंक्लूड्स,
ठीक है। ये क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होता है, एक इमीडिएट केयर होती है जो कि जब तक कोई प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाती, एम्बुलेंस नहीं आ जाती, तब तक इंजर्ड या सिक पर्सन को हम लोग देते हैं ताकि उसकी लाइफ जो है बच सके। ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट इंक्लूड सेव्स लाइफ बचाने के लिए ये यूजफुल होता है। प्रिवेंट्स डेथ इन इमरजेंसी बाय प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट एक्शन, जैसे कि मान लो कि कहीं एक्सीडेंट हुआ, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर आप वहाँ पे फर्स्ट एड अप्लाई कर देते हो, बैंडेजिंग अच्छे से कर देते हो, ब्लड लॉस होना रुक जाता है, तो वहाँ पे पेशेंट के बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अक्सर एक्सीडेंट में क्या होता है, लोग पेशेंट को हाथ नहीं लगाते हैं और इसके वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, और जो ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो पेशेंट अपने आप ही डेथ कर जाता है। प्रिवेंट्स कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, ये क्या होता है, जो भी कंडीशन है उसको और ज़्यादा ख़राब होने से बचाता है। कंट्रोल्स ब्लीडिंग एंड सपोर्ट फ्रैक्चर प्रिवेंट शॉक, वही मैंने बताया, जैसे ब्लीडिंग को आप कम कर लोगे तो वहाँ पे शॉक की कंडीशन में नहीं जाएगा पेशेंट, तो उसको कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने से बचाता है। अगर मान लो फ्रैक्चर है तो वहाँ पे आप कुछ भी स्प्लिंट बांध दो कोई भी लगा के, तो उससे सपोर्ट मिलेगा पेशेंट को, तो वो हेल्प करेगा और उससे क्या होगा, शॉक प्रिवेंट होगा। शॉक की कंडीशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है। रिलीव्स पेन एंड एंजाइटी, प्रोवाइड कंफर्ट एंड रीअश्योरेंस टू द पेशेंट। यहाँ पे क्या करना होता है, फर्स्ट एड के अंदर हमें सिखाया जाता है कि आपको क्या करना है, पेशेंट को रीअश्योर करना है, बार बार उससे कहना है कि नहीं आपको ज़्यादा चोट नहीं लगी है, आप बच जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसे करके उसे रीअश्योरेंस प्रोवाइड करना है कि हाँ एम्बुलेंस आ रही है, हम आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ये सब चीज़ें आप उससे बात करते रहना। प्रमोट्स रिकवरी, अर्ली केयर रिड्यूसेस कॉम्प्लिकेशन एंड स्पीड अप रिकवरी। अगर आप पहले से ही पेशेंट को क्या है फर्स्ट एड प्रोवाइड कर देते हो तो उससे क्या होता है, जल्दी से रिकवर कर जाता है पेशेंट। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, ठीक है, जैसे कि मान लो मिनिमाइज डैमेज अंटिल प्रॉपर ट्रीटमेंट इज गिवन। जैसे मान लो कहीं पे ब्लीडिंग हो रही थी, हाथ थोड़ा सा कट गया है या पैर कट गया है, वहाँ पे आपने जल्दी से उसे बांध दिया, तो हो सकता है कि वो जो कटा हुआ पार्ट था वो आपका वापस से सर्जरी के थ्रू जोड़ा जा सके, वो डेड ना करे हो, तो ये भी ज़रूरी है। ठीक है। उससे क्या होता है, परमानेंट डिसेबिलिटी होने से बच जाता है। इनकरेजेस कम्युनिटी सेफ्टी, ठीक है, बेसिक नॉलेज एम्पावर्स पीपल टू हेल्प इन इमरजेंसी। जैसे बेसिक नॉलेज अगर पता होगी सब इंसानों को कि हाँ क्या करना है, कार्डियक अरेस्ट में क्या करना है, सीपीआर कैसे देना, तो जो भी इमरजेंसी की कंडीशन आएगी तो वहाँ पे वो हेल्प करेगा। सपोर्ट्स प्रोफेशनल केयर, हेल्प्स प्रिपेयर द पेशेंट फॉर ट्रांसपोर्ट टू एन हॉस्पिटल। ठीक है। ये क्या था, एक मिनट थोड़ा नीचे करने दो। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, तो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं फर्स्ट एड के जिसे आपको फॉलो करना होता है। असेस द सिचुएशन क्विकली कामली, चेक फॉर डेंजर टू योरसेल्फ द पेशेंट एंड अदर। सबसे पहले तो हमें सिचुएशन को समझना होगा शांति से, और वहाँ पे जो भी डेंजर है, जैसे खुद के लिए डेंजर है, पेशेंट के लिए और लोगों के लिए, मान लो आग लगी हुई है तो वहाँ पे क्या है, डेंजर सिचुएशन है, तो उस जगह से आपको दूर जाना है। इंश्योर सेफ्टी, वही रिमूव द पेशेंट फ्रॉम डेंजर इफ पॉसिबल और मेक द एरिया सेफ। ठीक है। तो पेशेंट को जो भी जगह है जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से दूर लेके जाना है। अगर वो डेंजरस जगह है तो रोड के बीचों बीच अगर पेशेंट पड़ा हुआ है तो उसे हमें रोड के साइड में लेके आना है। कॉल फॉर मेडिकल हेल्प, सबसे पहले तो आपको मेडिकल हेल्प के लिए कॉल कर देना है ताकि एम्बुलेंस आती रहे और आप तब तक फर्स्ट एड प्रोवाइड करिए। प्रोवाइड इमीडिएट केयर, गिव लाइफ सेविंग मेजर्स लाइक कंट्रोलिंग ब्लीडिंग, सीपीआर, ट्रीटिंग शॉक। ठीक है। तो ये सब किया जाता है। रीअश्योर द पेशेंट, कीप द पेशेंट काम एंड कंफर्टेबल, ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हाइपरपाइरेक्सिया। हाइपरपाइरेक्सिया की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम। हाइपरपाइरेक्सिया इज एन एक्सट्रीमली हाई बॉडी टेम्परेचर यूजुअली अबव 41 डिग्री सेल्सियस और 105 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ये हाइपरपायरेक्सिया ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है 41 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, या फिर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है। इट अकर्स ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन, हीट स्ट्रोक, ब्रेन इंजरीज एंड इज अ मेडिकल इमरजेंसी। ये क्या हाइपरपायरेक्सिया क्या होती है? मेडिकल इमरजेंसी होती है। केयर ऑफ पेशेंट विथ राइगर। राइगर क्या होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए राइगर के 3 स्टेजेस होते हैं। राइगर कब होता है? ठीक है, इसको आपको बताता हूँ मैं। राइगर इज अ सडन फीलिंग ऑफ कोल्डनेस विथ शिवरिंग। ठीक है, एकदम ठंड लगने लग जाएगी, कांपने लग जाएगा इंसान, फॉलोड बाय फीवर एंड स्वेटिंग। इट ऑफन अकर इन इन्फेक्शन लाइक मलेरिया एंड सेप्टिसीमिया। ये कब कब राइगर क्या होता है? इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक में तो ठंड लगती है, एक में पसीना आता है, एक में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये कब 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 होता है? जब अगर आपको मलेरिया का इन्फेक्शन हो जाए, सेप्टिसीमिया हो जाए, तब। अब नर्सिंग केयर ड्यूरिंग राइगर, ये देखते हैं। केयर इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। जैसे कि 3 स्टेजेस में राइगर होता है, तो वैसे ही 3 केयर भी प्रोवाइड की जाती है। अगर जो पहला वाला स्टेज है, ठीक है, जो फीवर वाला स्टेज है, हॉट स्टेज, तो फीवर वाला स्टेज या हॉट स्टेज में क्या करना होता है? आपको रिमूव करना है एक्सेस ब्लैंकेट वंस शिवरिंग स्टॉप्स। अगर जब पेशेंट क्या है कांपना बंद कर दे, तो वहाँ से ब्लैंकेट्स को हटा देना है ताकि टेम्परेचर रिलीज हो सके बॉडी से। कीप द पेशेंट इन वेल वेंटिलेटेड रूम टू अलाउ हीट लॉस। वेल वेंटिलेटेड रूम हो ताकि हीट लॉस हो सके पेशेंट की बॉडी से। मॉनिटर करना है टेम्परेचर क्लोजली। गिव एंटीपायरेटिक्स अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो, ठीक है, जैसे कि पीसीएम। प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ लिक्विड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। और पानी पिलाते रहना है पेशेंट को ताकि डिहाइड्रेशन प्रिवेंट हो सके। स्वेटिंग स्टेज, देन नेक्स्ट स्टेज होती है हमारी स्वेटिंग स्टेज। देखते हैं इसको हम। तो सबसे पहली स्टेज क्या थी? कोल्ड स्टेज थी। यहाँ पे ये कट हो गया है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली क्या होती है? कोल्ड स्टेज। दूसरी हॉट स्टेज होती है। देन थर्ड वाली हमारी क्या होती है? स्वेटिंग स्टेज। तो कोल्ड स्टेज में क्या होता है? कोल्ड स्टेज में टेम्परेचर हाई रहता है। हाई टेम्परेचर के साथ साथ में क्या होता है? ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। हाई टेम्परेचर, कोल्ड एंड शिवरिंग होती है, यानी कि कांपता है पेशेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना होता है? ब्लैंकेट्स प्रोवाइड कर देना है पेशेंट को, ठीक है, उसको एंटीपायरेटिक्स दे देनी है, मॉनिटर करना है टेम्परेचर को, सब चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। और हॉट स्टेज में क्या करना होता है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है? स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज में क्या है? चेंज वेट क्लोथ्स। अब स्वेटिंग हो रही है तो क्या होगा? कपड़े भीग जाएंगे, तो उन्हें चेंज करना है, पेशेंट को ड्राई कर रखना है ताकि उसे ठंड ना लगे। प्रोवाइड करना है फ्रेश लिनन, यानी कि मतलब साफ उसको क्या होता है? ब्लैंकेट, चादर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। अब कीप द पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन। Monitor vital signs and general condition. Continue giving fluids and light food. ठीक है, तो पेशेंट को कंटिन्यूसली फ्लूइड्स हमें देना है, क्योंकि अगर स्वेटिंग हो रही है तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बने रहेंगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। डिफाइन फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन विच हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंस्पेक्ट, पाल्पेट, परकसेस एंड एस्कल्टेट। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन की यही 4 स्टेप्स होते हैं। पहला इंस्पेक्शन, ठीक है, यानी कि हमें विजुअली देखना है। देन पाल्पेट करना होता है, परकशन, फिर अस्कल्टेशन यानी स्टेथोस्कोप से आवाज़ों को सुनना बॉडी के अंदर। अ पेशेंट बॉडी टू असेस ओवरऑल हेल्थ, आइडेंटिफाई साइंस ऑफ डिजीज एंड डिटरमाइन द नीड फॉर फर्दर मेडिकल टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या किया जाता है? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, एस्कल्टेशन का यूज़ करके पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ को हम देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई डिजीज़ के साइन तो नहीं है वहाँ पे, और मेडिकल टेस्टिंग या ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। रोल ऑफ नर्स इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। द नर्स प्लेज अ वाइटल रोल इन असिस्टिंग, सपोर्टिंग
the doctor during a physical examination and ensuring patient safety and comfort. The roles includes preparing environment. सबसे पहले क्या करना है, हमें environment prepare करना है. ensure room is clean, private, well light and वेंटिलेटेड, यानी कि सबसे पहले तो हमें एग्जामिनेशन रूम को क्लीन रखना है, प्राइवेट रहना चाहिए, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए और लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए. अरेंज करना है रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज जैसे कि स्टेथोस्कोप, ग्लव्स, बीपी ऑपरेटर्स, वेइंग स्केल, ये सब चीज़ों को वहाँ पे रखना होता है. नेक्स्ट क्या है, पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है, पेशेंट को समझाना होता है कि क्या प्रोसीजर होने वाला है और उससे उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी पेन नहीं होगा, ये सब चीज़ों से समझानी होती है. नेक्स्ट है असिस्टिंग द फिजिशियन को असिस्ट करना होता है. हैंड ओवर इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल एज रिक्वायर्ड, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स देना है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए तो उसे हैंड ओवर करना. असिस्ट इन होल्डिंग एंड रिपोजिशनिंग द पेशेंट की पोजीशन को चेंज करने के लिए जो है उसको हेल्प करना. सपोर्ट द डॉक्टर ड्यूरिंग एक्सकल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन एज नीडेड. ठीक है. नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग. तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना होता है पेशेंट का जो भी फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स रहता है, उसके बाद रिकॉर्ड करना है उसके वाइटल साइंस जो भी होते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सबको, और डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स और एनी एबनॉर्मल साइन नोटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. ये सब का क्या होता है, रिकॉर्ड करना होता है पेशेंट फाइल के अंदर. प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड सेफ्टी, तो प्रोवाइड करना है कंफर्ट और सेफ्टी पेशेंट को, तो पेशेंट की डिग्निटी और प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है थ्रू आउट द प्रोसीजर. एंश्योर द पेशेंट डज नॉट फील कोल्ड और अनकंफर्टेबल, पेशेंट को क्या है ठंडे नहीं फील होनी चाहिए और वो अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए. प्रिवेंट फॉल्स और इंजरीज ड्यूरिंग द पोजिशनिंग, तो उसकी हम लोग को सेफ्टी मेंटेन करके रखनी होती है कि पेशेंट गिर ना जाए, उसको कोई इंजरी ना हो जाए, ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करनी होगी. तो ये हमने 6 के 6 लॉन्ग क्वेश्चंस देख लिए. आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर और फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिएगा. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.